हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मॉक डायरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। Article 1 it describes India, that is भारत, as the union of state rather than a federation of state। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के नाम को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया का पुराना नाम भारत ही होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया का एक मॉडर्न नेम होना चाहिए जो कि इंडिया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों नामों को एडॉप्ट किया, इंडिया जो कि मॉडर्न नेम है एंड भारत जो कि इंडिया का पुराना नाम है। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत एज द यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट का एग्रीमेंट होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट्स का यूनियन से कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही स्टेट के पास यह पावर है कि वह यूनियन ऑफ इंडिया से अलग हो सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडियन टेरिटरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सेकंड है यूनियन टेरिटरीज एंड थर्ड है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंड आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 में क्या मेंशन किया गया है? स्टेट और यूटीज के एरिया और उनके नाम। अब देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर टू द पार्लियामेंट। First है the power to admit into the Union of India new states, the admission of states which are already in existence। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो भी स्टेट पहले से एग्जिस्ट हैं उनको भारत संघ का एक नया राज्य बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। और सेकंड पावर है द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, रेफर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट विच वर नॉट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास एक न्यू स्टेट बनाने का पावर है, एक ऐसी स्टेट जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उनको एक्वायर करके इंडिया का एक नया स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को इंडिया बाय फोर्स और बाय अमलगमेशन और बाय ट्रीटी एक्वायर करता है और उसको एक नया स्टेट बना देते हैं, तो वहां पर हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 2 उस स्टेट से डील करता है जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है। अंडर आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किससे रिलेट करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट से। Article 3 relates to the formation of or changes in the existing state of the Union of India। अब देखिए, यहाँ आर्टिकल 3 किससे रिलेट कर रहा है? इंडियन स्टेट से, जो पहले से इंडिया में एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनसे। जैसे अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके 2 स्टेट्स बनाई गई थी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। वहाँ पर आर्टिकल 3 एप्लीकेबल हुआ था। तो वहाँ पर कौन से आर्टिकल के अंडर तेलंगाना स्टेट बनाई गई थी? आर्टिकल 3 के अंडर। अब देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसका क्या मतलब है कि सच लॉज कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसका मतलब है कि अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सभी चेंजेस पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। राज्यों के पुनर्गठन की संसद की शक्ति। अब इसमें आर्टिकल 3 ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देखिए, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है एक नया राज्य बनाने का।
अब देखिए, पार्लियामेंट दो या दो से अधिक राज्यों को मर्ज करके एक नया राज्य बना सकता है, या किसी राज्य को बाइफरकेट करके एक नया राज्य बना सकता है, या फिर किसी राज्य के एक पार्ट को किसी अदर स्टेट के पार्ट में ऐड करके एक नया राज्य बना सकता है। ये सभी पावर उसे मिलती है अंडर आर्टिकल 3। अब देखिए, अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है, और किसी स्टेट की बाउंड्री में परिवर्तन कर सकता है और उसके नेम में परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को कौन सी पावर प्रोवाइड करता है? न्यू स्टेट फॉर्म करने की, किसी स्टेट का नाम बदलने की, उसकी बाउंड्री को चेंज करने की, और पार्लियामेंट किसी स्टेट के एरिया को कम और ज़्यादा कर सकता है। अब देखिए, पार्लियामेंट अगर इन पांचों चेंजेस में से कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है, ए बिल कंटेम्पलेटिंग above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। यह बिल प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जो यह बिल है वह प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। और ये जो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही स्टेट्स को अपनी रिकमेंडेशन देनी होगी। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और एल्टर द एरिया बाउंड्रीज और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह पावर देता है टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, alter the area boundaries or the name of the existing state without state consent। मतलब अगर स्टेट का कंसेंट नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वह स्टेट के कंसेंट के बिना भी यह सभी चेंजेस कर सकते हैं। यह क्या शो करता है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इट मीन्स पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया according to its bill। Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Constitution। पार्लियामेंट जब चाहे तब किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, उसको एबॉलिश कर सकती है, उस स्टेट को किसी अदर स्टेट में मर्ज कर सकती है और किसी स्टेट को डिवाइड करके एक या एक से अधिक स्टेट बना सकती है। इसीलिए इंडिया को कहा गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब स्टेट के एग्जिस्टेंस के कंटिन्यूएशन की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धर कमीशन और जेबीपी कमेटी। अब देखिए, 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तो साउथ इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की डिमांड होने लगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जून 1948 में धर कमीशन बनाया। इसका काम था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड हो रही है उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में और रिकमेंड किया द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो जो लिंग्विस्टिक फैक्टर पर जो डिमांड हो रही थी उसको इस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया और रिकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए। अब देखिए, धर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पब्लिक में काफ़ी नाराजगी फैल गई, जिसके बाद कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी अपॉइंट की जिसे कहा गया जेबीपी कमेटी। अब जेबीपी कमेटी में 3 मेंबर थे, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सबमिट की और इस कमीशन ने भी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, धर कमीशन और जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद
जो साउथ इंडिया में तेलुगु स्पीकिंग एरिया की डिमांड कर रहे थे वो सभी भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसमें 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो गई, जिसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was forced to create the first linguistic state known as Andhra State in October 1953 by separating the Telugu speaking area from Madras. नेक्स्ट टॉपिक है फजल अली कमीशन। अब देखिए 1953 में आंध्रा स्टेट बन गई लिंग्विस्टिक बेसिस पर, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया, जिसको चेयर कर रहे थे फजल अली। अब इसमें 3 मेंबर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट थे इसके चेयरमैन फजल अली, सेकंड के.एम. पनिक्कर एंड थर्ड एच.एन. कुंजरू। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में और इस कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, बट लेकिन इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। देखिए इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक लैंग्वेज एक स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में 4 फैक्टर को कंसीडर करने की बात कही। ये 4 फैक्टर कौन कौन से थे? फर्स्ट था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता और सुरक्षा का परीक्षण और सुदृढ़ीकरण। सेकंड था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता। थर्ड था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। फोर्थ है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल। प्रत्येक राज्य के साथ साथ पूरे राष्ट्र में लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फजल अली कमीशन की सारी रिकमेंडेशन को करीब करीब कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया। 14 स्टेट थी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और 6 यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमएनडीवी आइलैंड। 5th है मणिपुर एंड 6th यूनियन टेरिटरी है त्रिपुरा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 में क्या आया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद जो स्टेट्स बनाई गई उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 में बॉम्बे स्टेट थी, जिसको डिवाइड करके 2 सेपरेट स्टेट्स बनाई गई, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। इसके बाद है दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली पोर्तुगीज रूल टेरिटरी थी टिल 1954। 1954 में लिबरेशंस के बाद 1954 से 1961 तक वहां एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा, जिसे वहां की पब्लिक ने चूज किया था। एडमिनिस्ट्रेटर चूजन बाय द पीपल themselves, and later it was converted into a union territory of India by the Constitutional Amendment Act 1961. इसके बाद है गोवा, दमन एंड दीव। It acquired the 3 territories from the Portuguese by the means of police action in 1961. गोवा, दमन एंड दीव भी पोर्तुगीज टेरिटरीज थी, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया बाय पुलिस एक्शन इन 1961. They were constituted as a union territory by the 12th Constitutional Amendment Act 1962. और बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दमन और दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी थी, जिसमें आते हैं पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। In 1954, French handed over this territory to the India. It was administered as an acquired territory till 1962, and in 1962 it was made a union territory by the 14th Constitutional Amendment Act. Next है नागालैंड। अब देखिए 1963 में असम स्टेट से नागा हिल एंड स्वेंगसांग एरिया को अलग करके एक अलग स्टेट बनाई गई, नागालैंड।
Before giving Nagaland the status of 16th state of the Indian Union, it was placed under the control of Governor of the Assam in 1961. देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दिस वाज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ द हॉस्टाइल नागास। देखिए जो नागालैंड की नागा ट्राइब है वह नागालैंड की डिमांड कर रहे थे और इनका मूवमेंट काफ़ी हॉस्टाइल था, जिसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असम स्टेट्स नागा हिल एंड स्वेनसांग एरिया को अलग करके एक अलग स्टेट बना दी गई नागालैंड। नेक्स्ट है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। In 1966, the state Punjab was bifurcated to create Haryana and the Union Territory of Chandigarh. अब देखिए on the recommendation of Shah Commission 1966, Punjab for Punjabi speaking people and Haryana for Hindi speaking people were constituted and hill area were merged with the Union Territory of Himachal Pradesh. जो पंजाब स्टेट थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पंजाब बनाया गया पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स के लिए और हरियाणा को अलग किया गया हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए, और जो हिली एरिया था उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। और बाद में इन 1971 हिमाचल गॉट द स्टेटस ऑफ 18th स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। In 1972, the two union territories of Manipur and Tripura and the sub-state of Meghalaya got statehood. मणिपुर बना 19th स्टेट, त्रिपुरा बना 20th स्टेट और मेघालय बना 21st स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द असम। अब देखिए असम का एरिया बहुत बड़ा था, असम से नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय सभी को कार्व आउट किया गया। नेक्स्ट है सिक्किम। अब देखिए 1947 तक सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट जिसे रूल कर रही थी चोग्याक डायनेस्टी। आफ्टर 1947 सिक्किम बिकेम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया whereby Indian government assumed responsibility of the defense, external affair and communication of the Sikkim। अब देखिए 1947 के बाद सिक्किम एक प्रोटेक्टरी स्टेट बन गया अंडर द इंडिया और इसके डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन के जो भी मैटर्स थे उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती थी। इसके लिए एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया था 2A, जिसको बाद में 1975 में रिपील कर दिया गया जब सिक्किम एक इंडिया की स्टेट बन गई। अब देखिए सिक्किम के लोग काफ़ी समय से चोग्याक डायनेस्टी को एबोलिश करने और सिक्किम को इंडिया का एज ए इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे। इसी क्रम में 1975 में सिक्किम में रेफरेंडम हुआ, जिसके बाद चोग्याक डायनेस्टी को एबोलिश कर दिया गया और सिक्किम इंडिया का 22nd फुल फ्लैज स्टेट बन गया। Sikkim became a 22nd full-fledged state of the Indian Union by the 36th Constitutional Amendment Act 1975। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। इन 1987 3 न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। मिजोरम became 23rd state of India, Arunachal Pradesh became 24th state of India and Goa became 25th state of India। अब देखिए गोवा स्टेट को यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा एंड दमन दीव से सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब देखिए 2000 में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से 3 स्टेट को अलग किया गया, जिसमें है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 26th स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27th स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया और झारखंड को बिहार से अलग करके 28th स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। नेक्स्ट है तेलंगाना। इन 2014 द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द आंध्र प्रदेश। द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 bifurcated the Andhra Pradesh into 2 separate states, Andhra Pradesh and Telangana, and Hyderabad is made the joint capital for the both the state for a period of 10 years। अब देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्टोरी भी पहले की तरह सेम है। पहले एक मद्रास स्टेट थी जिससे तेलुगु स्पीकिंग एरिया अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया, फिर आंध्र प्रदेश को बाइफरिकेट करके नया स्टेट तेलंगाना बना। अब देखिए नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज बाइफरकेटेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख।
बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब देखिए 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर सुपरसीड द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब देखिए जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A, ये दिए गए थे 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। अब जो 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया उसने इन प्रोविजंस को समाप्त कर दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को जम्मू कश्मीर पर अप्लाई कर दिया। एंड दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 एक्सटेंडेड ऑल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस लागू होने लगे। नेक्स्ट है हमारा दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। इन 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और इनकी कैपिटल बनाई गई दमन। वाय द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव मर्जर ऑफ यूटीज बिल 2019। एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ नेम्स, नामों में परिवर्तन। अब देखिए टाइम टाइम पर पार्लियामेंट ने स्टेट के नेम्स में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस को 1950 में कर दिया गया उत्तर प्रदेश, मद्रास को तमिलनाडु इन 1969, मैसूर को कर्नाटक इन 1973, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमएनडीवी आइलैंड को कर दिया गया लक्षद्वीप इन 1973। यूनियन कैपिटल ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी किया गया 1992 में। उत्तरांचल का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड इन 2006 में। पौंडुचेरी का नाम भी पुडुचेरी 2006 में कर दिया गया था। एंड उड़ीसा का नाम चेंज कर दिया गया है ओडिशा इन 2011 में। तो इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर फिनिश होता है। Thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like it, please like it and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notification.